लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्या क्या रिलेशन है डेल टी यू टी और आर टी के बीच में। तो हमने देखा था कि डेल टी यू टी और आर टी के बीच में एक रिलेशन है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का। और हमने देखा था कि इनका रिवर्स भी हो जाता है, माइनस इंफिनिटी टू टी यू टी डी टी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस इंफिनिटी टू टी डेल टी डी टी इज इक्वल्स टू यू टी। आज हम देखते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ scaling and reversal on these three signals. So let us consider first the scaling. स्केलिंग के लिए क्या करते हैं, this is ut and you want to calculate uat. It means all the time instant should be divided by a. So 0 divided by a is 0. So UAT is nothing but UT. Means scaling does not affect the unit step signal. Let's talk about RT. What is RT? RT is this. RT क्या है? RT is equals to T for T greater than equal to 0 and 0 for T less than 0. ठीक है, अगर मैं RAT कैलकुलेट करता हूँ तो जहां जहां भी T है इस फंक्शन में वहां वहां क्या आ जाएगा, A। हालांकि इसमें भी अगर आप 0 से करोगे आप तो ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये कुछ इस तरह रहेगा। टाइम इंस्टेंट के अगर मैं ए से डिवाइड करने हैं तो ये बन जाएगा। सो आर ए टी के केस में क्या हो जाएगा, आर ए टी इज इक्वल्स टू ए आर टी। आर ए टी इज इक्वल्स टू ए आर टी। डेल के केस में हमने देखा था डेल बी टी इज इक्वल्स टू 1 बाई मोड बी डेल टी। तो हमारे पास तीन स्केलिंग फैक्टर्स आ जाते हैं अलग अलग सिग्नल्स के लिए। UAT becomes UT, there is no effect, del AT 1 by mod A del T, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। RAT becomes ART. So there are three effects. स्केलिंग के तीन अलग अलग इफेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइम रिवर्सल। यूटी को अगर रिवर्स करोगे तो आपको मिलेगा u माइनस टी
u माइनस टी को ड्रॉ करोगे तो मिरर इमेज हो जाएगी। देखो क्यूटी क्या था, क्यूटी इज इक्वल्स टू 1 फॉर t ग्रेटर देन 0, क्यूटी इज इक्वल्स टू 0 फॉर t लेस देन 0। और अगर मैं u माइनस टी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो जहां जहां पर भी t है उसकी जगह क्या रख देना है, माइनस टी। तो इसमें आप यहाँ पर क्या कर दोगे, माइनस टी कैलकुलेट करने के लिए ये, अगर माइनस टी कैलकुलेट करने के लिए ये करोगे तो ये वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 t less than 0 and for t greater than 0 it is equals to मैथमेटिकल फॉर्म में हमें देखना है। ठीक है, आरटी के केस में देखेंगे, आर टी should be r minus t. So if this is RT, ये 1 है, then r minus t will be mirror image, ये -1 हो जाएगी। डेल टी की बात करते हैं तो डेल टी को डेल माइनस टी में कन्वर्ट करना है। डेल माइनस टी ये मैंने आपको बताया था कल, इट रिमेन्स 1। सो डेल टी इज इक्वल्स टू डेल माइनस टी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका मिरर इमेज हो जाएगा, ये भी मिरर इमेज, बट ये रिमेज सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द सिग्नल्स। ऑपरेशन पे जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द सिग्नल्स, इंटीग्रेशन ऑफ द सिग्नल्स। मैंने आपको बताया था किसी भी सिग्नल का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो माइनस टी टू एफ टी डी टी, इट बिकम्स एरिया ऑफ एफ टी। ये हमने देखा था पहले, है ना, ये बन जाता है एरिया। एरिया डिफाइन करना है तो माइनस टी टू टी ले आओ, उसको पूरा का पूरा एरिया आपको सिग्नल का मिल जाएगा। अगर आप ut का इंटीग्रेशन कर देते हैं माइनस इंफिनिटी टू टी डी टी, आपको मिल जाएगा आर टी। अगर आप डेल टी का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा यू टी। और अगर आप डेल टी का इंटीग्रेशन कर देते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो आपको मिल जाएगा 1। ये ध्यान रखना, इट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं किसी भी सिग्नल जिसमें इम्पल्स है उसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, तो मुझे जहां पर भी इम्पल्स है, जितने इम्पल्स है वो उतना हमें स्टेप वहां पर दे देना है इंटीग्रेशन सिग्नल। अगर कहीं किसी सिग्नल में
स्टेप है और मुझे उस सिग्नल का इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे नॉर्मली उस स्टेप को स्लोप में कन्वर्ट कर देना है। अगर 1 का स्टेप है तो 1 की स्लोप वहां पर दे दो आप नॉर्मली। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जैसे कभी क्वेश्चन लिखते हैं, इंटीग्रेट द फॉलोइंग सिग्नल integrate the following signal। क्वेश्चन है integrate the following signal कोई भी सिग्नल दिया हुआ है, कोई सिग्नल दिया हुआ है। अगर मैं सिग्नल को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये देखो 3 इम्पल्सेस दिखाई दे रही हैं अलग अलग। एफ को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैथमेटिकली अगर लिखना चाहूँ? 3 इम्पल्स हैं नॉर्मली, तीनों इम्पल्स एडेड है, एक ही सिग्नल है तो तीनों एडेड है। इसको लिख देते हैं डेल टी प्लस 3, ये आ जाएगा डेल टी माइनस 1 और ये आ जाएगा डेल टी माइनस 3। कितने इम्पल्स है? +1, ये है +2 और ये है -1। सो दिस इज योर सिग्नल एफ टी। सही है। अब आप इसको क्या किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो? इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो, माइनस एफ टी पी टी ये करना चाह रहे हो, तो आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? यू टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी देखो कैसे होता है। इम्पल्स को किस में कन्वर्ट कर देना है? स्टेप में। 1 2 3 1 2 3 3 पर +1 का इम्पल्स की जगह एक स्टेप मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट इज 1 पर 1 तक ये कांस्टेंट रहेगा और 1 के बाद 1 पर जाते ही आपको क्या मिल रहा है? 2 का इम्पल्स मिल रहा है। 2 का इम्पल्स मीन्स 2 का स्टेप वेरिएशन इंक्रीज होगा। और फिर उसके बाद 3 पर 2 से 1 से 3 तक कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद -1 का इम्पल्स मिल रहा है निगेटिव, तो -1 निगेटिव जाओगे आप और उसके बाद कांस्टेंट ये। so this is the GT। GT is the integration of this, so this is the graphical representation of GT। ये 1 2 -1 ये 1 पे आ जाएगा। ठीक है। इस सिग्नल को मैं लिखना चाहूँ तो देखो कौन कौन से टाइम इंस्टेंट है। ये क्या है? u t + 3, ये है u t - 1 और ये है u t - 3। इस पे कितना स्टेप है? +1। इस पे 1 से 3 पर पहुंचा। ओके, एक ऊपर है। ठीक है, ये 1 से 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो ये +3 पे पहुंचा, +2, ये 3 था, ये +2 हुआ,
फिर ये -1 का डिक्रीमेंट हुआ तो -1, सो दिस इज योर gt, gt इज इक्वल्स टू ut प्लस 3 प्लस 2 ut माइनस 1 माइनस ut माइनस 3, सो दिस इज द gt। ये आप यहाँ से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट। डेल टी को किस में कन्वर्ट करना है अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो, यूनिट स्टेप फंक्शन में, है ना, यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो डेल की जगह क्या लिख देना है नॉर्मली, यू। जहां जहां डेल है वहां यू लिखो। ये और ये सेम आएंगे। मैथमेटिकली भी आप कर सकते हो, ग्राफिकली भी कर सकते हो। एग्जाम में आपको दोनों तरीके से करके बता सकते हो, आप चेक कर सकते हो, लेकिन ग्राफिकली आपको प्लॉट करना जरूरी है। आप ऐसा नहीं मैंने इंटीग्रेशन पूछा आपने डेल की जगह यू यू लिख के दे दिया तो वो कोई आंसर नहीं हुआ। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ग्राफिकली प्लॉट करके तब दिखाना पड़ेगा। ग्राफ सही होगा देन आई विल गिव यू मार्क्स। ठीक है, और देख लेते हैं। सर ग्राफिकली दोबारा बता दो एक बार सर। बोलो सर ग्राफिकली एक बार और। सर जीटी का ग्राफ कैसे चेंज हुआ एक बार और बता दो। जीटी का ग्राफ कैसे जनरेट हुआ, ये देखो, जहां जहां इम्पल्स है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, स्टेप में कन्वर्ट करना है। तो 1 स्टेप आपको इंक्रीज करना है -3 पर, 1 स्टेप इंक्रीज हुआ, आप यहाँ पहुंच गए। फिर नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट क्या है, 1 है, नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट 1 है, तो -3 से लेके 1 तक सेम है, कोई टाइम इंस्टेंट नहीं है, तो आपने -3 से लेके 1 तक मिला दिया और वो स्टेप ही है एक पर्टिकुलर। ठीक है, आप यहाँ पे दिखाना, एक बढ़े, एक स्टेप ऊपर की तरफ गए, ऊपर की तरफ गए तो एक स्टेप, अब यहाँ से यहाँ तक तो आप उसी स्टेप पर हैं। फिर जब आप 1 पर पहुंचे, आप फिर से 2 स्टेप इंक्रीज हुए, तो 1 पर पहुंचने के बाद 2 स्टेप इंक्रीज होंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 3 पर पहुंचेंगे। 1 पे हो, 2 स्टेप इंक्रीज करोगे तो 3 पर पहुंच जाओगे। फिर 1 के बाद नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट क्या है, 3, तो 1 से लेके 3 तक आप थर्ड स्टेप पर ही रहोगे। 3 पे आके आप एक स्टेप डाउन हो जाओगे, एक स्टेप डाउन हो गए यानी कि आप 2 पर आ जाओगे। अब फिर इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो आप हमेशा 2 पर ही रहोगे, आप इसको यहाँ पे मीट नहीं करेंगे। सिर्फ एक स्टेप डाउन हुए हो, इसके आगे आप 2 पर चलोगे जब तक कि कोई नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट आपको आइडेंटिफाई नहीं होता है। अब समझ में आया? हाँ सर आगे। वीडियो कुछ बीच में पॉज हो गई थी, फिर से बताऊं? नहीं सर, हो गया। नहीं सर ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, इस सिग्नल का हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट gt where gt is equals to -infinity to t ft dt 1
2 3 4 5 0 1 2 3 ये कोई सिग्नल है और ये मैं 1 मान लेता हूँ। इस सिग्नल का मुझे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। अब देखो इस सिग्नल के इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, ये रिपीटिशन है। आप अगर इसको ध्यान से देखो, आप अगर इस सिग्नल को ध्यान से देखो तो ये रिपीटिशन है। किसका रिपीटिशन है? हम कोई एक एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं 0 और 1। 0 पर एक सिग्नल है और फिर ये, अगर मैं ये मान लूं कि ये एक रिपीटिशन है, अगर मैं इसको आगे भी रिपीट करता हूँ तो ऐसे ही बन जाएगा। इसके आगे रिपीट करता हूँ तो ये भी ये सिग्नल बन जाएगा ना। ये समझ में आए? ये क्या है? इस पर्टिकुलर पोर्शन का रिपीटिशन है। यानी कि 0 से 1 के बीच में वैल्यू कितनी है? 1। 0 से 1 के बीच में वैल्यू कितनी है? 1। और 1 पर एक आपको क्या मिल रहा है? इम्पल्स। 1 पर क्या मिल रहा है? एक इम्पल्स। 0 से 1 के बीच में एक स्टेप है, ये स्टेप दिख रहा है। कौन से स्टेप पर हो? 1 स्टेप पर। और 1 पर आपको क्या मिल रहा है? एक इम्पल्स मिल रहा है। तो मैं इसको अगर कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मुझे कुछ इस तरह मिलेगा कि 0 से 1 के बीच में जो स्टेप है उसको रैंप में कन्वर्ट कर दो। 0 से 1 के बीच में जो स्टेप है उसको रैंप में कन्वर्ट कर दो। उसकी स्लोप वही दो जो स्टेप का साइज है। स्टेप का साइज कितना है? 1। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ रैंप? 1 by 1 is 1। और बाद में आपने क्या दिया है? 1 पर एक स्टेप इंक्रीज डिक्रीज होगा। इंपल्स को किस में कन्वर्ट करना है? स्टेप में कन्वर्ट करना है। इंपल्स को स्टेप में कन्वर्ट करोगे तो एक स्टेप डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? और यही चीज सब जगह रिपीट है, तो यही पोर्शन आपने सब जगह रिपीट कर देना है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से देखते हैं। अगर कोई सिग्नल आपका, जैसे डीसी सिग्नल है, ये सिग्नल कांस्टेंट सिग्नल है, डीसी सिग्नल है। मैं इस डीसी सिग्नल को, और ये वाले सिग्नल्स क्या है? रिपीटेटिव है, तो सबका एक साथ इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक पोर्शन को पकड़ लेता हूँ। तो हमने ये वाला पोर्शन ले लिया, इसमें डीसी सिग्नल भी है और इसमें स्टेप सिग्नल भी है। और यही चीज सब जगह अगर आप रिपीट करोगे हर एक टाइम इंस्टेंट पर, तो आपको ये वाला सिग्नल मिल जाएगा। ये जो है एक इनसेट उठाया और ये इनसेट यहाँ पर आ गया। इस इनसेट का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कहाँ पर है? 0 से 1 के बीच में एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप पर है। इस स्टेप को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? रैंप में। यूटी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आरटी में। और इम्पल्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? स्टेप में। आरटी को, यूटी को स्लोप में कन्वर्ट कर दिया, जो भी स्टेप है इसको स्लोप में कन्वर्ट कर दिया जितना स्टेप का साइज है। फिर जो हमें स्टेप डिक्रीमेंट हुआ, एक स्टेप डिक्रीमेंट, यानी कि 1 पे थे तो एक स्टेप डिक्रीमेंट 0 पर आ गया, ये बन गया। इसी इनसेट को, यही तो रिपीटेड था, इसको सब जगह हमने रिपीट कर दिया। सो दिस इज नथिंग बट जीटी। हमें जो है ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, -3 to 4 पे 2 है, 3 to 4 पर -2 है। इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है उस पर, क्या सिग्नल है क्या नहीं है। हमें क्या करना है? नॉर्मल लिखेंगे सीधा 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। -3 से 2 के बीच में कितने का स्टेप है? 2 का स्टेप।
+2 का स्लैब, +2 का स्लोप देंगे हम। क्या देंगे? स्लोप +2 का स्लोप देंगे यहाँ पर -3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में +2 का स्लैब देंगे। कैसे देंगे +2? यानी कि एक्स एक्सिस तो हमें पता है 1 है, वाई एक्सिस कितनी होनी चाहिए? 2। वाई एक्सिस 2 होना चाहिए, एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस 2, so it becomes +2। -3 से लेके +3 तक बीच में 0 है, बीच में 0 है, इस कुछ नहीं है। जहां पर आप आ गए हो वहां पर आप एज इट इज चलो। 3 से 4 के बीच में -2 का स्लोप है, यानी डिक्रीजिंग स्लोप है। तो 3 से 3 से 4 के बीच में ये -2 का स्लोप नहीं है। आपको देखो ये 2, ये 1, -2 का स्लोप हो गया, ये 2, ये 1, +2 का स्लोप हो गया। दिस नथिंग बट योर g2। जो आप सिर्फ स्लोप को देखोगे, स्टैप है इसके बीच में, स्टैप को स्लोप में कन्वर्ट कर दिया। -3 से +3 के बीच में कुछ नहीं है, आपने -3 से +3 के बीच में एज इट इज रहे, जहां पर हो, जिस लेवल पर हो उसी लेवल पर रहे। ना तो आप नीचे आ सकते, ना आप आगे बढ़ सकते, 0 है। 3 से 4 के बीच में फिर से 2 स्टैप डिक्रीमेंट है, तो 3 से 4 के बीच में फिर से 2 डिक्रीमेंट हो गया, तो ये आपका बन गया G2। अब मुझे बताओ इसमें किसी और डाउट हो तो? सर ये एक चीज समझ में आई, -∞ से लेके t तक ही क्यों लेते हैं? -∞ से क्या कह रहे हो? t तक क्यों जाते हैं सर? तभी तो -∞ टू अगर +∞ क्यों नहीं जाते? -∞ लेते हो, -∞ टू +∞ लेते हो, तो अंदर t का वेरिएशन नहीं आएगा। जब आप लिमिट लोगे -∞ टू ∞, तो आपका आ जाएगा f∞ माइनस f माइनस ∞। सिर्फ 2 वैल्यू आएंगी, समझ गए? तो फंक्शन क्या होगा? अब इसकी कोई वैल्यू होगी पर्टिकुलर और इसकी वैल्यू होगी, तो क्या फंक्शन t के टर्म्स में होगा? नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लेना होता है? t लेना होता है। फिर सर -t से t? माइनस नहीं, आप t से इंफिनिटी बोल सकते हो। t से इंफिनिटी क्यों नहीं लेते हो सर? t से इंफिनिटी इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम जो है आगे का टाइम नहीं देख सकते। हम पहले का टाइम हमें पता है पीछे क्या हुआ है, आगे के टाइम पे हम नहीं बता सकते कि कल को तुम्हारे कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो हम क्या बताते हैं? पीछे से तुम्हारा सीजीपी क्या चल रहा है, इसीलिए -∞ से आज तक का टाइम लेते हैं। t क्या है? आज तक का टाइम। t रिप्रेजेंट प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। -∞ टू t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पीछे से लेके अभी तक का जो भी सिग्नल है वो सिग्नल, उसका इंटीग्रेशन। इन्फिनेटिव आगे आने वाले समय के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, आगे आने वाले समय के लिए। दूसरा -∞ इसलिए नहीं लेते, हमें फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में लेना है, t के रेस्पेक्ट में लेना है। तो अगर मैं दोनों लिमिट्स ले लूंगा तो ये एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये t के टर्म्स में नहीं आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ये t के टर्म्स में नहीं आएगा, इसीलिए इसको t लेते हैं। अब मुझे बताओ कि ग्राफ समझ में आया नहीं आया तुम लोगों को? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया है, जी सर आ गया। चीजें बहुत आसान हो जाने वाली है। नेक्स्ट लिखते हैं सिग्नम फंक्शन। एक सिग्नल होता है, थोड़ा सा स्पेशल होता है, उसको हम बोलते हैं सिग्नम, कॉल इट सिग्नम। अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं, सब लोग इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग इसको SGN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, SGNT।
परफॉर्म 2ut माइनस 1। हमारे पास क्या है, ut है, दिस इज ut। इफ वी परफॉर्म दिस तो क्या होगा, 2ut में तो ये 2 बन जाएगा सिंपली, और 1 क्या होता है, 1, तो हमेशा 1 रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, डीसी सिग्नल जो हमेशा 1 रहेगा। अगर मैं इस सिग्नल को इस सिग्नल से माइनस करना चाहता हूँ तो जरा देखो क्या होगा, इसको जीटी आता है, इधर 0 है, 0 से इधर क्या है, 0, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, और 0 के दाईं तरफ देखोगे राइट हैंड साइड में वैल्यू कितनी है सिग्नल की, 2, 2 माइनस 1 इज प्लस 1। So this is nothing but signum P. 2ut minus 1, और ut is equals to signum P plus 1 divided by 2 for t greater than equal to 0 it is 1, for t less than 0 it is equals to minus 1। t less than 0 के लिए एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार ये दोबारा बता दोगे कि नीचे ये -1 कैसे आया? देखो इस सिग्नल में और इस सिग्नल में, इसमें तो कोई टाइम इंस्टेंट है ही नहीं, इस वाले सिग्नल में टाइम इंस्टेंट है, क्या है टाइम इंस्टेंट, 0, तो 0 के रेस्पेक्ट में देखते हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कितनी है इस वाले सिग्नल की, 0, इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कितनी है, 0, इस वाले सिग्नल के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कितनी है, 1, तो 0 में से 1 माइनस करना है ना, ut माइनस 1, 2ut ये वाला सिग्नल है, 1 ये वाला सिग्नल है, इसमें से ये सिग्नल माइनस करना है, तो 2ut 0 माइनस 1 क्या आया, नेक्स्ट -1, तो 0 के इधर -1, 0 के राइट हैंड साइड में देखोगे तो वैल्यू कितनी है, 2, राइट हैंड साइड में वैल्यू कितनी है, 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो 0 के राइट हैंड साइड में हमेशा क्या चलेगा, 1। आपको ये क्या है, हाँ बोलो सर t इक्वल टू 0 पे वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? t इज वही मैं अब आगे बताने वाला हूँ तुमको ना, रुको एक सेकंड, इस चीज को ऐसे समझो, अगर मैं सिग्नल p को ये लिखता हूँ, सिग्नल p इज इक्वल्स टू 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -1 फॉर t लेस देन 0, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप ये लिखते हो 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 -1 फॉर t लेस देन इक्वल टू 0, इट इज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप ये लिखते हो t is equals to 0, t greater than is equals to 0, -1 for t less than 0, and undefined at t is equals to 0, it is also correct। तीनों सही है। at t is equals to 0 वैल्यू क्या है सिग्नल की, undefined। The same case is for ut। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, ut is equals to 1 for t greater than equal to 0 and 0 for t less than 0। ये सही है। अगर मैं कहूँ 1 for t greater than 0 and 0 for t less than equal to 0, it is also correct।
या मैं ये कह दूं t greater than 0, 0 for t less than 0 and undefined for t is equals to 0, it is also correct. हम कन्वेंशन कौन सा लेके चल रहे हैं, ये वाला। तो ये कन्वेंशन लेना पड़ता है। तीनों अपने आप में सही है, थ्योरेटिकली तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम कन्वेंशन कौन सा लेके चलते हैं, ये वाला। क्योंकि टाइम हमेशा क्या होगा, अभी पर्टिकुलर और उसके आगे आने वाला टाइम, इसीलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन टाइम में लेते हैं। प्रेजेंट टाइम को आप कैसे मानते हो, t is equals to 0, प्रेजेंट से फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में कनेक्टेड दिखाते हैं। मैथमेटिकली टर्म्स हैं, उसमें मत जाओ, कन्वेंशन हम ये फॉलो करते हैं। बाकी आप तीनों में से कोई भी लिखोगे तो वो तीनों के तीनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। बहुत तरीके से हो सकता है, कंटीन्यूअस सिग्नल स्लैश डिस्क्रीट सिग्नल। ऑड सिग्नल स्लैश इवन सिग्नल। periodic signal slash aperiodic signal। Signal can be energy signal slash power signal। Signal can be causal slash non-causal, linear, non-linear। ये बचता है। फर्स्ट देखते हैं continuous signal and discrete signal। continuous signal and discrete signal। continuous signal कौन से हैं, defined at every time instant। defined at every time instant, जैसे कोई भी सिग्नल एक्स वाई जेड आप ले लेते हैं, जीरो पर भी उसकी वैल्यू पता कर सकते हो, 1 पर भी पता कर सकते हो, 2 पर भी पता कर सकते हो, 3 पर भी पता कर सकते हो। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहूँ 2.456789 2 3 4 एल कोई भी मैं वैल्यू डाल देता हूँ तो भी मुझे सिग्नल की वैल्यू पता चल जाएगी। कितने भी पॉइंट्स का 2.45 समथिंग नहीं यहाँ पर होगा तो इसकी वैल्यू पता लगेगी। मैं सिग्नल की वैल्यू पता करना चाहता हूँ f 0.293489 कुछ भी, ये 0.29 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर मुझे सिग्नल की वैल्यू मिल जाएगी। किसी भी टाइम इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम इंस्टेंट पर मुझे क्या मिल जाएगी, सिग्नल की वैल्यू। ये सिग्नल हर एक टाइम इंस्टेंट पे डिफाइंड है। These signals are called continuous time signal। These signals are called continuous time signal, जो सब पर डिफाइंड है। नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट
टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल। Discrete signal defined at particular time distance and there is a condition. कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है टाइम इंस्टेंट must be integer. Time instant must be integer. Second condition क्या है? Signal must be in the form of impulse. सिग्नल किसकी फॉर्म में होना चाहिए? इम्पल्स की फॉर्म में। Then only we will consider that as the discrete signal. तो फर्स्ट है टाइम इंस्टेंट मस्ट बी इंटीजर। तो इसको कैसे देखते हैं? देखो कोई भी सिग्नल लेते हैं, अच्छा टाइम इंस्टेंट्स हैं, सो टाइम इंस्टेंट ऑफ discrete signal is defined by n। यहाँ पर t की जगह आ जाता है n, तो ये बन जाता है f कैपिटल ब्रैकेट में n। इसमें स्मॉल ब्रैकेट्स लेते थे, इसमें कैपिटल ब्रैकेट्स लेंगे और ये इंटीजर पर ही डिफाइंड है 1 2 3 4 इस तरह -1 2 3 -4। ये कैसा सिग्नल होगा? इम्पल्स की फॉर्म में होगा। तो सपोज यहाँ पर सपोज यहाँ पर 1 की इम्पल्स है, ये 2 की है, ये -1 की है, ये 3 की इम्पल्स है, ये -1 की इम्पल्स है, ये 2 की इम्पल्स है। मैं कैसे लिखूंगा इसको? Fn is equals to मैं इसको ऐसे लिखूंगा Fn is equals to 0 पर वैल्यू है 0, 0 पर कोई वैल्यू नहीं है, -1 पर वैल्यू है -1, -2 पर वैल्यू है 2, -3 पर वैल्यू है 1। बीच में कॉमा दूंगा। 1 पर वैल्यू अगेन 0, 2 पर वैल्यू 3, सॉरी हाँ 2 पर वैल्यू 3, 3 पर वैल्यू -1 और 4 पर वैल्यू 2। कैसे देखो? Fn will be 0 पर वैल्यू 0, 0 के इधर -1 पर वैल्यू -1, 2 पर वैल्यू 2, 3 पर वैल्यू 1, -3 पर वैल्यू 1, 1 पर वैल्यू 0, 2 पर 3, 3 पर -1 एंड 4 पर 2। पता कैसे चलेगा 0 कहाँ पर है? उसके लिए हम यहाँ पर एक एरो देते हैं छोटा सा, इससे पता लग गया दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज 1 2 3 4। सो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। तो Fn को हम इसी तरह लिखते हैं कैपिटल ब्रैकेट 1 2 -1 0 0 3 -1 2 और यहाँ पर एक एरो देंगे। एरो इंडिकेट्स लोकेशन ऑफ origin
arrow indicates location of origin. तो ये आपके होंगे discrete signal. अगर कोई मुझसे ये कहे कि सर f-1 की वैल्यू कितनी है, -1, f-3 की वैल्यू कितनी है, 1, f-2 की वैल्यू है 2, 0 और -1 के बीच में f0.5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.5 की वैल्यू, ये 0 नहीं होगी, तो क्या होगी, अनडिफाइंड। ये चीज ध्यान रखें, 0 और 1 के बीच में वैल्यू क्या है, नहीं पता, 1 और 2 के बीच में वैल्यू क्या है, नहीं पता, हम 1 पे बता सकते हैं, 1 पर कोई वैल्यू नहीं है तो ये 0। सो फॉर नॉन इंटीजर्स, टाइम इंस्टेंट्स fn is undefined. For non-integer time instance, fn is undefined. जब हम mathematically represent करेंगे, we will always represent the location of origin and it should be always given. हम ऐसा नहीं मानेंगे कभी भी कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुआ है, राइट हैंड साइड से नहीं। इस लोकेशन से हम बताएंगे कि ये 0 है, इसके राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 है। अगर कोई और वैल्यू आएगी, अगर बीच में वैल्यू गायब है तो हम यहाँ पर दिखा देंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ये चीज समझ में आई? दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिग्नल्स। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।